जय हिंद डिफेंस लवर्स। स्वागत है आप सभी का डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक बेहद ही फ्रेश एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे 9 दिसंबर 2022 को तवांग सेक्टर में इंडियन आर्मी और चाइना के पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि पीएलए के बीच हुए रिसेंट क्लैश के बारे में, और जिसमें हम ये जानेंगे कि इस बार के क्लैश में भारत का जो रिस्पॉन्स था वो कैसे चाइना के लिए किसी शॉक से कम नहीं था। और इसी के साथ हम इस बारे में भी बात करेंगे कि इस बार के क्लैश में चाइनीज ट्रूप्स ने जिस जगह पर अटैक करने की कोशिश करी थी तो वो जगह किस तरीके से चीन और भारत दोनों के लिए रणनीतिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और साथ में आपको ये भी जानने को मिलेगा कि किस तरीके से इस क्लैश ने यह भी दिखाया कि भारत ने किस तरह सीमा पर चीन द्वारा किए गए कई सारे मिस एडवेंचर्स से सबक सीखा है। और जैसे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन का एक बहुत ही फेमस कोट है कि हमारी ज़िंदगी की एकमात्र गलती वो सबक होता है जिसे हम नहीं सीखते हैं। और इस बार के क्लैश ने इस बात को साबित किया है कि किस तरीके से हमारी आर्मी ने वो गलती नहीं करी है। बाकी वीडियो पर एंड तक बने रहिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। इस घटना के बारे में पार्लियामेंट को जो भारतीय रक्षा मंत्रालय की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके बताया गया था, तो उस स्टेटमेंट के मुताबिक ये घटना तवांग सेक्टर के यांगशी एरिया में हुई थी। और जो यांगशी वाला क्षेत्र है इसकी रणनीतिक स्थिति कुछ इस तरह की है कि यहाँ पे क्लैश कभी भी बहुत तेजी से भड़क सकता है, क्योंकि इस जगह को कमांड करने वाले के पास एक टैक्टिकल एडवांटेज रहेगा। और इसी वजह से इस क्षेत्र में अपने सैनिकों को बार बार भेजना चाइना की पीएलए के लिए एक एनुअल अफेयर की तरह है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि यांगशी वाला जो क्षेत्र है जहाँ पे चाइनीज ट्रूप्स बार बार घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं, तो ये क्षेत्र किस तरीके से भारत और चीन दोनों के लिए ही रणनीतिक रूप से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि चीन को ये क्षेत्र क्यों चाहिए। तो देखिए, इस पीक से भारतीय क्षेत्र के इलाकों का एक बहुत ही कमाल का व्यू मिलता है, खास करके वो सड़क जो कि तवांग को सेला पास से जोड़ती है, यानी कि प्लेन्स एरिया से तवांग तक की मेन सप्लाई लाइन। और इसलिए चीन द्वारा इस पीक को कंट्रोल करने का मतलब होगा कि भारत की हर एक मूवमेंट पर उसकी नज़र रहेगी, और वो चाहे तो युद्ध जैसे हालात में वो भारत की सप्लाई लाइन को यहाँ से कट भी कर सकेगा। और उसी वजह से इस क्षेत्र पर कब्जा करना हमेशा से चाइनीज पीएलए का इस क्षेत्र में भारत पर हावी होने का सपना रहा है। पर जैसे कि कहते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो ये तो था पहला पहलू चीन वाला। अब दूसरा पहलू है भारत का कि भारत के लिए ये क्षेत्र महत्वपूर्ण क्यों है। तो जिस तरीके से ये जो पीक है ये भारतीय क्षेत्र का एक्सीलेंट व्यू देती है, तो उसी तरीके से इस पीक से भारत को भी चाइना के नागदोबोल का एक क्लियर कट व्यू मिलता है। और तवांग के अपोजिट यही नागदोबोल चाइना की पूरी डिप्लॉयमेंट का आधार है, और एक पीएलए बटालियन और बॉर्डर डिफेंस बटालियन की परमानेंट लोकेशन भी है। और ये एक बहुत बड़ी वजह है कि चीन नहीं चाहता है कि इस पीक पर भारत का कंट्रोल रहे। पर चूंकि इंडियन फोर्सेस इस क्षेत्र को कंट्रोल करती है, तो यही चीन की फ्रस्ट्रेशन का सबसे बड़ा कारण भी बना हुआ है, क्योंकि यहाँ से इंडियन फोर्सेस के पास एलएसी के पार चाइनीज पोस्ट और उनकी मेंटेनेंस रूट्स का एक क्लियर व्यू है। यांगशी प्लेटो के नॉर्थ में कोना काउंटी में चाइनीज पोस्ट लोकेटेड हैं, वहीं एलएसी से कुछ ही किलोमीटर दूर यांगशी के अपोजिट शाओकांग में भी चाइना के इंपॉर्टेंट मिलिट्री बेस मौजूद हैं। और ये शाओकांग में चीन के लिए भूटान, सिक्किम और डोकलाम क्षेत्र के रास्ते में एक लॉजिस्टिक्स बेस है जो कि चाइनीज सोल्जर्स की जरूरतों को पूरा करता है। और इसी वजह से चीन किसी भी कीमत पर इस जगह को डोमिनेट करना चाहता है। और अगर आप ऐतिहासिक दृष्टि से भी देखेंगे तो इस रीजन ने भारत के खिलाफ चाइना की जो बॉर्डर स्ट्रेटजी है उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। जैसे कि जब 1962 वाला वॉर हुआ था, तो उस दौरान जो ये नागदो है तो ये चाइनीज ऑफेंसिव का स्टार्टिंग पॉइंट था, यानी कि चाइना के ऑफेंसिव एक्शंस इसी जगह से स्टार्ट हुए थे। और इसी वजह से जब तक यहाँ पर इंडियन फोर्सेस का दबदबा बना हुआ है, तो भारत के खिलाफ चाइना की जो मूवमेंट है वो किसी काम की नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ से चीन ने कुछ भी करने की कोशिश करी तो इंडियन फोर्सेस उन्हें पहले से ही देख लेगी। और बाकी इस क्षेत्र में चाइनीज पीएलए की घुसपैठ की इंपॉर्टेंस का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अगर वे इस क्षेत्र पर कब्जा करने में सफल हो जाते तो वे चाइनीज मिलिट्री अरुणाचल प्रदेश के आधे से ज़्यादा हिस्से को बिना किसी रोक टोक के बड़ी आसानी से देख सकती थी। और उसी वजह से जगह पर कब्जा करना चीन के लिए डू और डाई वाली सिचुएशन है। और तवांग सेक्टर में जो रिसेंट क्लैश हुआ इसमें चीनी सैनिकों ने यहाँ की यथास्थिति को एक तरफा तरीके से बदलने की कोशिश करी, तो ये प्रयास इस बात को दिखाने के लिए पर्याप्त हैं कि चीन इस जगह को अपने कब्जे में लेने के लिए कितना ज़्यादा डेस्परेट है। तो ये तो हो गया पहला कारण इस रिसेंट क्लैश का। अब बात करते हैं दूसरे कारण की, जो कि है एलएसी के पास मौजूद एक पवित्र गर्म पानी का झरना और तिब्बती खम्स लोगों का एक पवित्र स्थान जो कि स्थित है यांगसे की तलहटी में, जिसका नाम है चुमी ग्यात्से, जिसे तिब्बती बौद्धों द्वारा पवित्र माना जाता है। तो इसलिए कारण ये भी है कि इस पवित्र स्थल पर अपना कब्जा करके चीन एक बार फिर से तिब्बत पर अपनी पकड़ को मजबूत करना चाहता है। और चीन दावा करता है कि तवांग के तिब्बत के साथ हिस्टोरिकल टाइज हैं, क्योंकि जो छठे दलाई लामा थे तशांग ग्यांग ग्यात्सो, तो उनका जन्म तवांग में हुआ था। और इसलिए चीन के मुताबिक अरुणाचल भी तिब्बत का हिस्सा है, और इसीलिए तिब्बत की तरह अरुणाचल को भी चीन का हिस्सा होना चाहिए। और इसलिए अपनी इसी फर्जी दावे के सहारे चीन अपनी विस्तारवादी वाली सोच के साथ अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ करने के प्रयास में हमेशा रहता है। बाकी इस रिसेंट क्लैश के पीछे एक तीसरा कारण भी है,
जो कि है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के खिलाफ चीन में चल रहे डोमेस्टिक प्रोटेस्ट। क्योंकि शी जिनपिंग की अगुवाई में चाइना की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट द्वारा जो जीरो कोविड स्ट्रेटजी चलाई गई थी तो वो पूरी तरीके से नाकाम रही है और वर्तमान समय में चीन में चाइनीज वायरस की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। यहाँ तक कि एक लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक चाइना में चाइनीज वायरस के एक सिंगल डे में 37 मिलियन पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं और इसकी वजह है चीन द्वारा बनाई गई उनकी सिनोवैक वैक्सीन, जो कि पूरी तरह से नाकाम रही है। और अब चीन में इन वायरस के जो पॉजिटिव केसेस हैं वो इतनी भारी संख्या में आ रहे हैं कि चीन का जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो पूरी तरह से चरमरा गया है। और फिर ऊपर से चाइना की जीरो कोविड पॉलिसी, जिससे लोग पहले से ही परेशान थे, तो उसने इस पूरी स्थिति में आग में घी डालने का काम किया। और इसलिए अपने इस गुस्से को दिखाने के लिए फिर चीन के लोगों ने चीन के राष्ट्रपति और उनकी पॉलिसीज के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन भी किए। और इसलिए हर दूसरे तानाशाही शासन की तरह ही चीन अब अपने नागरिकों का ध्यान कहीं और डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है। और इसलिए चीन ने सहारा लिया है कि एलएसी पर अशांति फैलाई जाए, ताकि उन्हें उनकी फेल्ड पॉलिसीज के लिए उनकी जनता को जवाब देना ना पड़े। और वैसे भी जनता का ध्यान अपने ऊपर से हटाने के लिए चाइना की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इस तरह की कोशिशें कई बार कर चुकी है और ये उनकी एक परखी हुई और आजमाई हुई रणनीति है। और अब बात करते हैं कि किस तरीके से इस तवांग वाले क्लैश ने हमें यह भी दिखाया कि चीन की पूर्वी लद्दाख वाली हरकतें और खास करके गलवान वाली, तो उसके बाद से भारत ने कैसे अपनी अप्रोच को बदला है और कौन कौन से सबक भारत ने सीखे हैं। तो गलवान क्लैश के बाद से सबसे पहला सबक भारत ने सीखा है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की इंपॉर्टेंस के बारे में। जैसे कि गलवान क्लैश के दौरान हम सभी ने देखा था कि भारत कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर अपना पक्ष पूरी दुनिया के सामने सही से प्रेजेंट करने में पीछे रहा था। बल्कि इस गलवान वाले क्लैश में भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को एक ऐसा जबरदस्त जवाब दिया था जो शायद वो कभी भी नहीं भूल पाएंगे। पर इस क्लैश में चीनी सैनिक भले ग्राउंड पर तो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन साइकोलॉजिकल लेवल पर अपने नैरेटिव्स को आगे रखने में चाइनीज मिलिट्री ने बढ़त हासिल करी थी। हालांकि वो बात अलग है कि सारे चाइनीज प्रोडक्ट्स की तरह चाइना का जो ये वाला नैरेटिव था ये भी बहुत लंबा नहीं चल पाया। लेकिन ये जरूर है कि इस इंसिडेंट ने कहीं ना कहीं साउथ ब्लॉक में खतरे की घंटी जरूर बजा दी और इसलिए इससे सबक लेते हुए इस बार भारत ने चीन को उसी की भाषा में उसको जवाब दिया। और इस बार भारत केवल बैटल फील्ड में ही नहीं बल्कि नैरेटिव फ्रंट में भी आगे रहा। और जहां एक तरफ ग्राउंड पर अपनी कुटाई नीति के साथ भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को गोलगप्पों का स्वाद फिर से चखाया, तो वहीं दूसरी तरफ नैरेटिव फ्रंट पर भी चीन अपनी प्रोपेगेंडा मशीनरी के बावजूद भी पीछे रह गया। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि इस क्लैश के बाद एक वीडियो क्लिप बहुत तेजी से वायरल हुई जिसमें इंडियन सोल्जर्स चाइनीज सोल्जर्स को पीछे धकेलते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे थे। और ये भी दिखाई दे रहा था कि किस तरीके से चीनी सैनिक अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। हालांकि वो वीडियो आई कहां से तो ये तो अभी तक पता नहीं चला, लेकिन ये जरूर मालूम पड़ा कि वो वीडियो तवांग की थी पर 2021 की। और इस क्लिप के साथ भारत ने इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर में भी इस बार चीन पर बढ़त हासिल करी। और इस एकमात्र क्लिप का असर केवल भारत या चीन तक ही नहीं बल्कि बहुत आगे तक हुआ है, क्योंकि ये क्लिप केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में कई सारे न्यूज आउटलेट्स की चर्चा का विषय बनी। और फिर दुनिया भर के लोगों ने इस क्लिप पर अपना रिएक्शन देना भी स्टार्ट किया। यानी कि इस क्लिप के बाद चीन के खुद के नागरिक चाइना की पीएलए का मजाक बनाते हुए दिखाई दिए। दूसरा सबक भारत ने यह भी सीखा कि बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने कितने जरूरी हैं, क्योंकि जो गलवान वाला मिसएडवेंचर चाइना ने किया था तो उसके कई सारे कारणों में से एक कारण ये भी था कि वो भारत को सीमा के पास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने से रोकना चाहता था। लेकिन ये सब चीन के लिए एक शॉक की तरह साबित हुआ। भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर को रोकने के बजाय एलएसी के पास इंफ्रास्ट्रक्चर्स को और भी तेजी से बनाना शुरू कर दिया। तो इसलिए इसके जवाब में पहले चीन ने गलवान में अपने एग्रेशन दिखाने की कोशिश करी, लेकिन वहां पे वो कामयाब नहीं हो पाए। पर उस एग्रेशन से भारत ने सबक लेते हुए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डेवलप करने की रफ्तार में और तेजी ला दी। और इसलिए अगर आप कंपेयर करेंगे गलवान से पहले वाला टाइम और गलवान के बाद वाला टाइम, तो आपको काफ़ी ज़्यादा अंतर नजर आएगा। और ये भी जानने को मिलेगा कि अब भारत एलएसी पर चीन का मुकाबला करने के लिए और भी अच्छी पोजीशन पर है। याद है कि पिछले 5 सालों में चीन के साथ लगने वाली सीमाओं पर करीब 2088 किलोमीटर की सड़क बनाने के लिए भारत ने 15,477 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। यहाँ तक कि 2022-23 वाले बजट में भारत सरकार ने बीआरओ के कैपिटल आउटले को 40% तक बढ़ाया है। और फिर जो गलवान वाला इंसिडेंट हुआ था तो उसके बाद चीनी सीमा के साथ भारत सरकार ने 32 नई रोड्स और हेलीपैड्स का निर्माण करने की मंजूरी भी दी थी। और जो लेटेस्ट सैटेलाइट इमेजेस सामने आई तो उनसे भी साफ मालूम पड़ता है कि गलवान क्लैश के बाद से भारत ने एलएसी के साथ अपनी मिलिट्री आउटपोस्ट को भी बढ़ाया है। और ये बात तो ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट में भी मेंशन की गई है, जो कि तवांग सेक्टर में महत्वपूर्ण हाइट्स पर भारत के डोमिनेंस को भी दर्शाती है। यहाँ तक कि फॉरवर्ड आउटपोस्ट की संख्या भी बढ़ाई गई है, जिससे भारत को जो रीइंफोर्समेंट है वो और भी कम टाइम पर काफी प्रभावी तरीके से पुश करने में मदद मिलती है। इसके अलावा ये रिपोर्ट ये भी बताती है कि कैसे भारतीय फोर्सेस ने यांगशी प्लेटो की साइड में कई महत्वपूर्ण रोड्स को रिस्टोर किया है, जबकि कुछ नई सड़कें भी बनाई गई हैं। और एलएसी के साथ जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भारत पुश कर रहा है, तो इस तरह का डेवलपमेंट चीन ने अभी तक विटनेस नहीं किया था। और इन्हीं डेवलपमेंट के चलते अब भारत चाइनीज पीएलए की मूवमेंट को पहले के कंपैरिजन में और ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। और इसी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ने इस रिसेंट तवांग क्लैश में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका साबित करी थी, जब चाइना ने एक लगभग बटालियन साइज की फोर्स जिसमें करीब उनके 300 सैनिक थे, उनको इस यांगशी एरिया को ऑक्यूपाई करने के लिए भेजा था।
और जब ये 300 चीनी सैनिक इस क्षेत्र में आए तब शुरुआत में हमारी तरफ केवल 50 सैनिक वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन इस बार हमारे सैनिक गोलगप्पे खिलाने वाले सारे इक्विपमेंट के साथ पूरी तरह से लैस थे, जिसमें इलेक्ट्रिक वायर वाली स्टिक्स, मंकी ग्लव्स और ऐसे कई सारे इक्विपमेंट शामिल थे। और इस बार के क्लैश में चीन की सैनिक कोशिश तो ये कर रहे थे कि वे रात में हमला करके हमारी फोर्सेस को सरप्राइज देंगे, पर भारत इस बार ऐसी पोजीशन पर था कि चीनी सैनिकों की जो मूवमेंट थी वो आर्मी के बॉर्डर पोस्ट पर लोकेटेड थर्मल इमेजर्स की मदद से समय पर डिटेक्ट कर ली गई थी, और इसी वजह से जो बैकअप था वो भी बहुत तेजी से वहां पे पहुंच गया था। तो इस बार ये जो क्लैश था ये भारत के फोर्सेस के लिए सरप्राइज होने की बजाय चाइना के पीएलए के लिए सरप्राइज बन गया। और इस बार इंडियन फोर्सेस ने चीनी सैनिकों को न केवल अच्छी तरह से धोया है बल्कि निचोड़ा भी है। और इसके अलावा इस बार तीसरा सबक भारत ने ये सीखा कि हम हर बार चीन का मुकाबला अपने डिफेंसिव अप्रोच के साथ नहीं कर सकते हैं। अगर हमें चीन का मुकाबला करना है तो हमें ऑफेंसिव भी होना पड़ेगा, क्योंकि जो चाइना है वो केवल स्ट्रेंथ का ही सम्मान करता है और इसलिए उसके साथ सख्ती से ही निपटा जा सकता है। तो इसी वजह से इस बार भारत ने चीन के साथ डील करने के लिए और भी एग्रेसिव पोस्चर अपनाया। सबसे पहले तो भारत ने वेस्ट के साथ अपने मिलिट्री एंगेजमेंट को बढ़ावा दिया, खास करके यूएस के साथ, और जिसमें क्वाड मेंबर्स के साथ मालाबार एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने से लेकर चाइनीज बॉर्डर के पास जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज को कंडक्ट करना, ये सारी चीजें शामिल थी। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में भारत और यूएस ने जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास को भी आयोजित किया था, जो कि उत्तराखंड के औली में हुई थी। और इसी एक्सरसाइज को लेकर चीन ने अपना विरोध भी जताया था, क्योंकि ये एक्सरसाइज जिस जगह पर हो रही थी तो वो जगह एलएसी से केवल 100 किलोमीटर की दूरी पर थी। और इतना ही नहीं बल्कि भारत ने इस बार एलएसी के साथ तैनात अपने ट्रूप्स को कुछ मॉडर्न डिफेंस हार्डवेयर के साथ भी इक्विप्ड किया, जिसमें ड्रोन्स, थर्मल इमेजरी कैमरास, न्यूली इंजेक्टेड 6 की राइफल्स, ये सारी चीजें इंक्लूड थी। यहाँ तक कि पूर्वी लद्दाख वाले इंसिडेंट के बाद से जो इंडियन एयरफोर्स की गरुड़ स्पेशल फोर्सेस है तो वो भी अपनी AK-103 और 6 की लेटेस्ट असॉल्ट राइफल्स के साथ एलएसी पर किसी भी स्पेशल ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए हमेशा तैयार है। और बाकी जैसा कि 1996 वाले भारत चाइना एग्रीमेंट के मुताबिक भारत चीन सीमा पर होने वाले तनाव में दोनों देशों के सैनिक गन्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो इसी एग्रीमेंट का सम्मान रखते हुए भारत अपने ट्रूप्स को कुछ स्पेशल वेपन्स के साथ इक्विप किया, जिनमें इलेक्ट्रिक रॉड, प्रोटेक्टिव गियर, स्टील क्लब्स, मेटल थॉर्न्स के साथ स्टील क्लब्स, ये सारे इक्विपमेंट शामिल थे। और खास बात यह है कि इन सारे वेपन्स को पूरी तरह से भारत में ही डिजाइन और डेवलप किया गया था, यानी कि इस बार चाइनीज ट्रूप्स को प्योरली मेड इन इंडिया वेपन्स का स्वाद चखने को मिला। और इन सब चीज़ों के साथ भारत ने चीन को ये स्पष्ट संदेश देने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है कि चीन भारत को आसानी से पीछे नहीं धकेल सकता है। और अब कई दशकों तक चीन को खुश करने के बाद आखिरकार अब हम उनके सामने खड़े हुए हैं और उनको उनकी सही जगह दिखा भी रहे हैं। लेकिन अभी बहुत आगे जाना है और बहुत कुछ किया जाना बाकी है। और इस तरह की घटना ना तो पहली थी ना ही आखिरी, और ये आगे भी होती रहेंगी। बस ज़रूरत है तो हमेशा इसके लिए तैयार रहने की। बाकी इसी नोट के साथ हम इस वीडियो को एंड करना चाहेंगे। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा, कुछ नया जानने को मिला होगा। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन हमेशा की तरह ओपन है। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे आपको इस तरह की और भी वीडियोस मिलती रहेंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।